शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी है समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाहों पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमौला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी से। सतमौला celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमौला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमौला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमौला। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल में आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे सतमौला कवियों की चौपाल में हमारे साथ उपस्थित हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित इतिहासकार और देश की प्रमुख प्रकाशन संस्था के संचालक डॉक्टर अमित राय जैन जी। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे साथ ही उपस्थित हैं सतमौला कवियों की चौपाल में देश के लब्ध प्रतिष्ठित हास्य विधा ही नहीं, विज्ञान को हास्य में पिरोने वाले ऐसे प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। देश के अन्य राज्यों से, जिलों से पधारे हुए कवियों का प्रारंभ करते हैं सतमौला कवियों की चौपाल में देश के लब्ध प्रतिष्ठित जो हास्य कवि हैं। तो उनके लिए मैं पंडित सुरेश नीरव के लिए मैं क्या कहूँ, वो एक विलक्षण व्यक्ति हैं और विलक्षण व्यक्ति कब क्या कुछ कर दे पता नहीं होता। अभी जो राजनीतिक माहौल चल रहा है देश में, इलेक्शन अभी निकला है, तो राजेंद्र राजा की मुझे 2 पंक्तियाँ सहज स्मरण हो पाती हैं। वो क्या है कि हाई कमान ने भैया जी को पार्टी से निकाल दिया। हाई कमान ने भैया जी को पार्टी से निकाल दिया, यानी कि हीरे को कांच समझ नाली में डाल दिया। पर भैया जी ने भी हार न मानी, झट पान की दुकान लगा ली। ये देख मेरी धर्मपत्नी बड़े दुखी स्वर में बोली, देखो जी भैया जी पहले देश कोठी बंगला कार से चलाते थे। मैंने कहा रे बेवकूफ़, ये पहले भी चूना लगाते थे और आज भी चूना लगा रहे हैं, आज भी चूना लगा रहे हैं। आइए सुनते हैं पंडित सुरेश नीरव जी को। नमस्कार दोस्तों, एक रचना मैं सुना रहा हूँ जो मेरे तेवर की रचना है, क्योंकि मैं एक अपनी उस ज़िंदगी का दस्तावेज आप तक पहुँचा रहा हूँ जिसमें संघर्ष है मेरा। देखिएगा रचना। मैं समुद्र के किनारे खड़ा एक कवि हूँ और समुद्र से संवाद करता हूँ। रचना देखिएगा कि क्षमादान भी कर सकते थे यदि सागर तुम पोखर होते,
क्षमादान भी कर सकते थे यदि सागर तुम पोखर होते, विष पी जाते चुपचाप तुम में नहीं लगाते गोते, पर ताकतवर से लड़ जाना अपनी आदत अपना मन है। क्षमादान भी कर सकते थे यदि सागर तुम पोखर होते, विष पी जाते चुपचाप तुम में नहीं लगाते गोते, पर ताकतवर से लड़ जाना अपनी आदत अपना मन है। लहरों जागो देखो धाराओं, हंसो जोर से पतवारो, अब मेरी क्षमताओं का संघर्षों द्वारा अभिनंदन होगा। अरे सागर ने ललकारा है मुझको, अब सागर मंथन होगा। क्षमादान भी कर सकते थे, क्षमादान भी कर सकते थे यदि सागर तुम पोखर होते, विष पी जाते चुपचाप तुम में नहीं लगाते गोते, पर ताकतवर से लड़ जाना अपनी आदत अपना मन है। लहरों जागो देखो धाराओं, हंसो जोर से पतवारो, अब मेरी क्षमताओं का संघर्षों द्वारा अभिनंदन होगा। अरे सागर ने ललकारा है मुझको, अब सागर मंथन होगा। अरे मैं बात कहना चाहता हूँ कि होकर सवार लहरों के रथ पर सागर भाग रहे हो, होकर सवार लहरों के रथ पर सागर भाग रहे हो, ऐसा अभिनय कर लेते हो जैसे जाग रहे हो। अरे इतना नहीं अकड़ते सागर खाली सीपी के बल पर, और कर्ज नहीं रखता हूँ प्यारे आने वाले कल पर। लो शंख बगावत करते हैं, मर्यादा भंजन होगा। सागर ने ललकारा है मुझको, अब सागर मंथन होगा। सागर ने ललकारा है मुझको, अब सागर मंथन होगा। मैं कवि हूँ, कोई अगस्त मुनि नहीं हूँ कि सागर को अपनी अंजुरी में पी जाऊँ, लेकिन फिर भी कवि का आत्मविश्वास देखिए कि भंवर पखारेगी पग मेरे, हर नौका शीश झुकाएगी। भंवर पखारेगी पग मेरे, हर नौका शीश झुकाएगी, जिन लहरों को छू दूंगा मैं जल पर कविता हो जाएगी। भंवर पखारेगी पग मेरे, भंवर पखारेगी पग मेरे, हर नौका शीश झुकाएगी, जिन लहरों को छू दूंगा मैं जल पर कविता हो जाएगी। भले डूब ना पड़ जाए सीने पर हस्ताक्षर कर दूंगा, भले डूब ना पड़ जाए सीने पर हस्ताक्षर कर दूंगा। आने वाली सदियों तक हर लहर मुझे दोहराएगी, तब कवि की कविता का सचमुच पूजन वंदन होगा। अरे सागर ने ललकारा है मुझको, अब सागर मंथन होगा। सागर ने ललकारा है मुझको, अब सागर मंथन। तो दोस्तों, आप जिन लोगों की भी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते होंगे, लेकिन मैं एक ही संदेश देता हूं कि सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहें, बी पॉजिटिव। आज के इस मैसेज के साथ स्वीकार कीजिए मेरे कृतज्ञ प्रणाम। नमस्कार, जय हिंद, जय जवाहर। अब मैं जिसको आमंत्रित करना चाहता हूं वह दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप टीचिंग करते हैं, लेक्चरर हैं, आपका नाम होता है आंचल यादव, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आंचल तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। कविता सुन ली थी ना पिता के। अच्छा, तो चलो मैं उसमें थोड़ा सा आपका मूड चेंज करता हूँ। देखो आंचल, बात सुनो। अब आप बताओ, आपको मैं बहू के रूप में बात करूं या बेटे के रूप में बात करूं, हैं? और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि देखो पता है क्या है कि मैं इस कार्यक्रम में मात्र संचालक की भूमिका में नहीं होता। एक अगर मुझे आप गलती से अभिभावक मान लो तो वो भी है। मैं प्यार भी देता हूँ और डांट फटकार भी दे देता हूँ। और ये ना असल में अगर कवि सम्मेलन, क्यों पंडित जी मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, अगर कवि सम्मेलन कि आज जो दुर्गतियां हो रही हैं, अगर कोई डांटने फटकारने वाला कवि सम्मेलन में होता तो ये टीवी शो शुरू करने की जरूरत ना पड़ती। आज कविता के मंच पे जितनी विद्रुपताएं और सांस्कृतिक प्रदूषण कवि सम्मेलन फैला रहे हैं, कोई नहीं फैला रहा। सही बात अमित जी, मैं सच बता रहा हूं, कवि सम्मेलन में मैं जैन समाज इतने बड़े बड़े कवि सम्मेलन करता है। पहले महावीर जैन स्वामी जी की, भगवान महावीर स्वामी की स्तुति होती है, उसके बाद जिस प्रकार की कविताओं का वहाँ पर कविता पाठन होता है, मैंने कई कवि सम्मेलन में जाना छोड़ दिया। लेकिन हमारे इस कविता के कार्यक्रम में बच्चे सभी आते हैं, और नवांकुर कई बार तो 80-80 साल का नवांकुर भी आता है, जिसको कवि सम्मेलन के मंच नहीं उपलब्ध हुए ना, या ना टीवी शो को, बहुत बड़ी बात है। तो आंचल, पहले बात तो ये आप अपने आप को रिलैक्स करो और बिटिया की कविता सुनिए। और सच बात हूँ कि आपको मन को प्रभावित कर देना किसी कविता को सुनकर अच्छा होता है, लेकिन इसके साथ साथ एक प्रस्तुता एक ऐसा होता है कि जो बिल्कुल निर्लेप भाव से अपनी प्रस्तुति करता है।
तो मैं अपनी ऐसी बिटिया आंचल यादव को ज़्यादा तालियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं कि अपना रचना पाठ करें। मेरी कविता का शीर्षक है बचपन फिरना खिलखिलाएगा। बचपन फिरना खिलखिलाएगा, नन्हे हाथों को उड़ान भरने दो, धीरे धीरे मशाल जलने दो। बचपन जला तो जल ही जाएगा, बचपन फिरना खिलखिलाएगा। भूल जाने दो तमाम गरीबी के लिहाफ कभी, ओढ़ने दो सूरज का मिजाज अभी, बचपन फिरना खिलखिलाएगा। कमल धवल खिलने से पहले मत डालो नन्हे कंधों पर बोझ, पैसा जीवन की वसंत को खा जाएगा, बचपन फिरना खिलखिलाएगा। हंसने दो, गाने दो, फसल को पक जाने दो, पंखों को फैलाने दो, घर आंगन में खुशबू बन बिखर जाने दो, बचपन फिरना खिलखिलाएगा। ना करो मासूमों पर प्रयोग, लगाने दो नैसर्गिक डुबकियाँ, बचपन बेरंग हुआ फिर ना रंगा जाएगा, बचपन मरा तो फिर बचपन फिरना खिलखिलाएगा। धन्यवाद। बहुत अच्छे। ये आंचल एक बताऊं, ये पहली बात तो पता नहीं आप ये कविता पाठ करते हो संकोच क्यों कर रहे थे? कारण यह है कि आज कविता क्षेत्र में बाल साहित्य पर कविता बहुत कम लिखी जा रही है, और साथ बाल साहित्य के साथ आप शोषण की बात करते हैं। तो पहली बात तो ना, एक अपने अंदर जो ये चीज़ें विचार है ना, संकोच का, झिझक का, कि कोई आपकी बात सुनेगा नहीं सुनेगा, वो एक उस चीज़ का परित्याग करो। और मुझे लगता है कि अगली बार जब आप आएंगे हमारे शो पे, बड़े खुल के आप काव्य पाठ कर पाएंगे। और अब मैं उन्हीं के मित्र टिल्लन वर्मा जी के, स्वर्गीय टिल्लन वर्मा जी के परम मित्र गीतम जी को सादर आमंत्रित करता हूं। आप पहले ये बताएं कि कैसे उनका हमारे शो पे आने का मन था, सिर्फ संकल्प था, कैसे घटना घटी, और साथ ही उनको श्रद्धांजलि स्वरूप सबसे पहले ये तो हमें पता चल ही गया कि उनको हृदयाघात हुआ। सीधा पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप टिल्लन वर्मा जी की जो हार्दिक इच्छा थी इस टीवी शो पे कविता पढ़ने की, अपनी उस कविता का आप पाठ करें। फिर दूसरे चरण में मैं ज़रूर चाहूँगा, आप आए हैं, आप उनके साथी हैं, अभिन्न मित्र हैं, फिर आपका काव्य पाठ होगा। अभी आप उनकी प्रतिनिधि रचना जो वो चाहते थे वो आप उसका काव्य पाठ करें, और जोरदार तालियों के साथ हम टिल्लन वर्मा जी की हम कविता का श्रवण करने जा रहे हैं। आदरणीय दादा टिल्लन वर्मा जी का इस शो में आने के लिए बहुत मन था और बहुत उतावले थे। मैं बाहर था, नहीं आ सके थे, इसलिए समय का परिवर्तन कर दिया गया था, और मेरे बिना वो जाते नहीं थे कहीं भी, क्योंकि उनका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता था। मेरे दादा टिल्लन वर्मा का इस शो में आने के लिए बहुत मन था, और वो प्रवीण जी की, दादा की बहुत ही तारीफ़ करते रहे कि बोले बहुत बढ़िया आदमी हैं, उनके शो में एक बार जाओ, आपको बहुत अच्छे कवियों से भी मुलाकात होगी और अच्छे विचार मिलेंगे और अच्छे लोगों से आपका मुकाबला होगा, आपके लिए सहयोग मिलेगा साहित्य में। टिल्लन जी की कविता सुनाए। टिल्लन जी की कविता मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि उनकी कि बेटी विदा हुई क्या घर से, पापा रिश्तेदार हो गए। आहा। बेटी विदा हुई क्या घर से, पापा रिश्तेदार हो गए, और बहुओं की नज़रों में शायद अवरद्दी अखबार हो गए। आहा। बेटी विदा हुई क्या घर से, पापा रिश्तेदार हो गए, बहुओं की नज़रों में शायद अवरद्दी अखबार हो गए, कहीं एक कप चाय समय पर अब पापा को मिल ना पाती है। नहीं एक कप चाय समय पर अब पापा को मिल पाती है, और दरवाजे पर बैठे रहते जैसे चौकीदार हो। बहुत अच्छे। बहुओं की नजरों में शायद अब रद्दी अखबार हो गए कि कल तक जो चाहा पापा ने बेटी से बनवाया खाया।
कल तक जो चाहा पापा ने बेटी से बनवाया खाया, लेकिन अब उनकी थाली से सारे स्वाद फरार हो गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिस मकान की ईंट ईंट में पापा जी की गंध बसी है, जिस मकान की ईंट ईंट में पापा जी की गंध बसी है, उनके जीते जी उस घर के बेटे हिस्सेदार हो गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। उनके जीते जी उस घर के बेटे हिस्सेदार हो गए। संस्कार जब बेटों को पापा जी ने देना चाहे, संस्कार जब भी बेटों को पापा जी ने देना चाहे, मम्मी की ममता बोराई पापा जी लाचार हो गए। मम्मी की ममता बोराई पापा जी लाचार हो गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत जनप्रिय रचना थी, उनके मुंह से जब सुनी जाती थी। गीतम जी, हम जितना सुने कम है। अब मैं चाहूँगा आपसे आपकी कविताओं का एक गुलदस्ता आप ज़रूर प्रस्तुत करें। और गीतम जी, आप स्वयं वो भी गीतकार थे, आप भी गीतकार हैं, तो आपकी भी कविता, अगर मैं कहूँ एक दूसरे की आप परछाई रहे, तो आपसे भी मैं निवेदन करता हूँ, जरा जोरदार तालियों के साथ हम गीतम जी को सुने। बेटी के बारे में बता दिया, वही बेटी वाली बात उन्होंने की, बेटी वाली बात आपसे मैं सुनना चाहूँगा। बिल्कुल। आज अचानक एक बुजुर्ग घर में बैठकर कह रहा है, आज अचानक बेटी तेरी याद हमें फिर आई है। आज अचानक बेटी तेरी याद हमें फिर आई है, तब हमने अशकों से लिखकर पार्टी तो पठाई है। आज अचानक बेटी तेरी याद हमें फिर आई है, तब हमने अशकों से लिखकर पाती तो पठाई है। सीख यही है बेटी तुझको खुश रहना हर हाल में। सीख यही है बेटी तुझको खुश रहना हर हाल में, और दोनों कुल की इज्जत रखना तू अपनी ससुराल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। त्याग दया सद्भावों के गुण बेटी भूल नहीं जाना। त्याग दया सद्भावों के गुण बेटी भूल न जाना तुम, यानी अपने पीहर वाले संस्कार अपनाना तुम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मर्यादित बहुओं की जग में होती सदा बड़ाई है, आज अचानक बेटी तेरी याद बहुत 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 अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बिटिया तुझको बड़े नाज से हमने तुझको पाला पोसा था। बिटिया तुझको बड़े नाज से हमने पाला पोसा है, मेरे पूरे खानदान को तुझ पर बहुत भरोसा है। आहा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तेरे जाने से बिटिया उजड़ा घर आंगन सारा है, बिन तेरे सूना सूना सा देहरी द्वार हमारा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लगता है संसार पर आया, तू क्या हुई पराई है, आज अचानक बेटी तेरी याद हमें फिर आई है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कि पहले में जब घर आता तू दौड़ी दौड़ी आती थी, पहले में जब घर आता तू दौड़ी दौड़ी आती थी, तब सब थकन हमारी पल में छूमंतर हो जाती। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तेरे जैसा ख्याल पिता का नहीं किसी को रहता है, अब तो बेटी तेरा पापा वक्त काटता रहता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लगता है संसार पर आया, जब से दूर हुई तू मुझसे विकट उदासी छाई है, आज अचानक बेटी तेरी याद हमें फिर आई है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब अपने ही घर में घुसने को हमें सोचना पड़ता है। अपने ही घर में घुसने को हमें सोचना पड़ता है, अब तो भोजन भी बहुओं से स्वयं मांगना पड़ता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तू क्या हुई पराई बेटी, कि तू क्या हुई पराई बेटी, कमर हमारी टूट गई, पंख कटे एक पक्षी जैसी, सचमुच किस्मत फूट गई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। जाती नहीं सही है लाड़ो, तेरी आज जुदाई है, आज अचानक बेटी तेरी याद हमें फिर आई है। बहुत अच्छे। आज अचानक बेटी तेरी याद हमें फिर आई है, कि जब मुझसे मिलने को कोई मेली प्रेमी आता है, जब मुझसे मिलने को कोई मेली प्रेमी आता है,
बेटा और बहू का चेहरा फक फीका पड़ जाता है। जब मुझसे मिलने को कोई मेली प्रेमी आता है, बेटा और बहू का चेहरा फक फीका पड़ जाता है। कैसे स्वागत करूं अतिथि का, कैसे स्वागत करूं अतिथि का, मैं विचलित हो जाता हूं और बच्चों का व्यवहार देखकर मैं चिंतित रह जाता हूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। कोई भी उपयुक्त युक्ति अब बेटी नहीं सुझाई है, आज अचानक बेटी तेरी याद हमें पे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज अचानक बेटी, अंतिम बंद इसका दे रहा हूं। हाँ, स्वागत। कि प्रतिबंधों ने जकड़ रखा है, प्रतिबंधों ने जकड़ रखा है, ग्रहण लगा खुशियों पर है। प्रतिबंधों ने जकड़ रखा है, ग्रहण लगा खुशियों पर है, और तेरी माँ भी मजबूरी में आधारित बहुओं पर है। प्रतिबंधों ने जकड़ रखा है, ग्रहण लगा खुशियों पर है, और तेरी माँ भी मजबूरी में आधारित बहुओं पर है। इसीलिए तो तेरी माँ को बेटी बहुत अखरता हूँ, फिर भी कभी नहीं मैं उसकी हुक्म अदूली करता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थोड़ा लिखना, थोड़ा लिखना, बहुत समझना, मन की व्यथा सुनाई है, आज अचानक बेटी तेरी याद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे गीतम जी, बहुत अच्छे। तो अब मैं जिनको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ इतनी श्रेष्ठ रचना के बाद, अब मैं एक श्रेष्ठ कवित्री प्रोफेसर अंजू अग्रवाल उत्साही, जिनको मैं भूमंडलेश्वरी कवित्री बोलूँगा, और अगर उसको आज के वर्तमान में बोलूँगा अंतर्राष्ट्रीय नहीं अंतरिक्षीय कवित्री प्रोफेसर अंजू अग्रवाल उत्साही, बहुत ही श्रेष्ठ कवित्री है। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। इतने सुंदर शब्दों से बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। सतमोला कवियों की चौपाल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वाक्य मंजू जी कह रहा हूँ कि मैंने आपको प्रमोट कर दिया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तो बहुत पुराना शब्द हो गया, अब आप अंतरिक्षीय कवित्री कहलाएंगे। जी, जी। इतना मेरा नाम के आगे उत्साही जुड़ा है, और आपने बहुत ज़्यादा मेरा उत्साह बढ़ा दिया है। तो अभी राम जी पे ही बलिदानों की बात चली, तो खाली बलिदानों से काम नहीं चला, उसके बाद भी मुझे अफसोस होता है कि हमें प्रमाण भी देने पड़े, कि सुप्रीम कोर्ट जाके हमें प्रमाण देने पड़े। तो उसी अफसोस पे मैंने एक कविता लिखी है राम जी पे ही, कि राम पे मैं क्या प्रमाण दूं। उस पे मैं अपनी कविता पढ़ती हूँ। क्या प्रमाण दूं राम का, क्या प्रमाण दूं राम का, कैसा प्रमाण दूं राम का। पहले तुम रामायण पढ़ो, उसके सातों कांड पढ़ो, फिर सारे वेद पुराण पढ़ो, फिर आचार्यों से शास्त्रार्थ करो, तब मांगना तुम प्रमाण। कहाँ नहीं है राम, कण कण में, तृण तृण में, घट घट में, रोम रोम में, हर जगह विराजमान है राम। जीवन भी राम, मृत्यु भी राम। राम एक आस्था है, इसका प्रमाण मैं कैसे दूं। राम एक आशा है, इसका प्रमाण मैं कैसे दूं। राम अरमान है, राम बलिदान है, राम सम्मान है, राम अभिमान है, राम स्वाभिमान है, राम पहचान है, राम भगवान है। और भगवान का प्रमाण कैसा। जो मानवीय मूल्यों के आदर्श हैं, उन्हें साक्ष्य की जरूरत क्या, और जो इतिहास से ही परे हैं, उनका इतिहास क्या और साक्ष्य क्या। राम एक नाम है, सत्य का, विश्वास का, धैर्य का, कर्तव्य का। राम भारत की संस्कृति है, राम भारत की आस्था है, राम भारत का अस्तित्व है, राम भारत का गौरव है, राम भारत का दिल है, राम भारत की धड़कन है। और धड़कनों का प्रमाण कैसा। जटायु के पंखों में राम, शबरी के बेरों में राम, केवट की नाव में राम, हनुमान की छाती में राम, विभीषण की जिह्वा में राम, भरत की खड़ाऊ में राम। जहाँ ढूंढोगे वहीं राम ही राम। किसी भी मजहब से ऊपर है राम। राम एक चरित्र है, ना हिंदुत्व में ना संप्रदाय में। राम संस्कार है, संस्कार का प्रमाण कैसा। लोक जीवन में है राम, लोक मान्यता में है राम, लोक संस्कृति में है राम। सूरीनाम, वेस्ट इंडीज, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के ग्रंथों में जीवंत है राम। सीरिया, मिस्र, बेल्जियम, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, दुनिया में बिखरा है राम का नाम। राम वैश्विक है, जावा में पुरुषोत्तम है राम, मलेशिया में हिकायत श्री राम, थाईलैंड में राम किएन,
कंबोडिया में रामकोर, लाओस में फालक फालम, इंडोनेशिया में काकाविन है राम कथा, श्रीलंका की तो बात ही क्या, कहाँ कहाँ के प्रमाण दूं। इसी राम के प्रताप से फेंके पत्थर तिर गए। वह चौपाई है ना, नील नल कपि दो भाई, लिरकाई ऋषि आशीष पाई, तिन्हीं के परस किए गिरि भारे, तरही जल्दी प्रताप तुम्हारे। 100 योजन लंबे उस राम सेतु से पूछा था किसी ने, क्यों आज तक तू तिर रहा है भाई। राम प्रेरणा है, तपस्या है, संघर्ष है, संहार है, बहुत अच्छे। संयम है, त्याग है, राम ही न्याय है। और विडंबना देखिए, न्याय से न्याय ही प्रमाण मांग रहा है। विडंबना देखिए कि न्याय से न्याय ही प्रमाण मांग रहा है। हजारों बरसों से नहीं उठा ये सवाल, लाखों बरसों से नहीं उठा ये सवाल। बहुत अच्छे। फिर आज क्यों, फिर आज राम पे सवाल क्यों। ये कलयुग है भाई, ये कलयुग। इस कलयुग को सतयुग का प्रमाण चाहिए। ये राम भक्तों का दुर्भाग्य जो राम वजूद पर सवाल उठा। अंतिम पंक्तियां हैं, ये राम भक्तों का दुर्भाग्य जो राम वजूद पर सवाल उठा। ये देश का दुर्भाग्य जो कचहरी तक गया, ये देश का दुर्भाग्य जो कचहरी तक गया, और ये विश्व का दुर्भाग्य जो साबित करना पड़ा। ये विश्व का दुर्भाग्य जो साबित करना पड़ा। जय श्री राम। जय बहुत श्री अच्छे, राम। बहुत अच्छे। धन्यवाद। ये थी प्रोफेसर अंजू अग्रवाल उत्साही जी। सतमोला कवि की चौपाल में अभी तक आप सुन रहे थे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों को। और मिलते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रशांत अवस्थी, पूजा भारद्वाज और निर्मला पंत के साथ कमर्शियल ब्रेक के बाद सतमोला कवियों की चौपाल में आप बने रहें हमारे साथ। मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी। Satmola celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। तो एक अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं सतमोला कवियों की चौपाल में। और इस समय मेरे सामने जो कवि बैठे हैं उनमें से सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर ओमपाल सिंह जी विकट जी हैं, और आए हैं हापुड़ से। इनकी कविता का जो शीर्षक है, वो जो अपनी कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि ये जो महाभारत है इसका असल में दोषी कौन। तो आइए सुनते हैं कविता के माध्यम से कि महाभारत का दोषी कौन। विकट जी, स्वागत है आपका। जैसा कि मैम ने बताया कि मुझे आज एक कविता लेकर आया हूँ। कविता का शीर्षक है महाभारत का दोषी कौन। मैं शुरू करता हूँ वहीं से और बताता हूँ, अगर आपको लगे कि मैंने वास्तव में दोषी सही चुना है तो आप मेरा समर्थन करेंगे। आप सबसे निवेदन है, आप ध्यान सुनेंगे कि चीरहरण पर भीष्म पितामह दांत पीस कर ना रहते, क्षत्रिय धर्म निभाते अपना, पापी से कुछ तो कहते। क्षत्रिय धर्म निभाते अपना, पापी से कुछ तो कहते। दुर्योधन की अनुचित बातें हक से काट भी सकते थे। दादा थे तुम बहुत बड़े थे, उसे डांट भी सकते थे। दादा थे तुम बहुत बड़े थे, उसे डांट भी सकते थे। लेकिन तुमने मुंह न खोला, मौन साध कर बैठ गए। महाभारत सा युद्ध कराकर वचन निभाकर ऐंठ गए। माना कि तुम भीष्म बन गए अपना वचन निभा करके, लेकिन तुम्हें मिला क्या आखिर इतने लोग कटा करके। लेकिन तुम्हें मिला क्या आखिर इतने लोग कटा करके। और महाभारत सा युद्ध कराकर वचन निभाकर ऐंठ गए। माना कि तुम भीष्म बन गए अपना वचन निभा करके, लेकिन तुम्हें मिला क्या आखिर लाखों लोग कटा करके। और गंगा पुत्र बताओ तुम में बल और साहस क्या कम था। गंगा पुत्र बताओ तुम में बल और साहस क्या कम था। तुम चाहते तो युद्ध ना होता, तुम में तो इतना दम था। और तुम चाहते तो बंटवारे में बात न्याय की कर जाते। और पांडव केवल 5 गांव लेकर के अपने घर जाते। धृतराष्ट्र जब अंधे थे तो राष्ट्र का भार तुम ही पर था। जैसा चाहते वैसा करते, सब अधिकार तुम ही पर था।
जैसा चाहते वैसा करते, सब अधिकार तुम्हीं पर था, और बात तुम्हारी काट सके जो, ऐसा कोई वीर न था। सब कुछ रखते थे तरकस में, तुमसे बाहर तीर न था। बात तुम्हारी काट सके जो, ऐसा कोई वीर न था। सब कुछ रखते थे तरकस में, तुमसे बाहर तीर न था। लेकिन तुमने धनुष उठाया, हाहाकार मचा डाला। इतिहास के पन्नों पर महाभारत युद्ध रचा डाला। इतिहास के पन्नों पर महाभारत युद्ध रचा डाला। और लहूलुहान हो गई मानवता, क्षत्रिय वंश का खून बहा। लहूलुहान हो गई मानवता, क्षत्रिय वंश का खून बहा, और कई करोड़ों लोग मर गए, सबने इसका दंश सहा। कई करोड़ों लोग मर गए, सबने इसका दंश सहा। और तुम चाहते तो मिल माधव से युक्ति निकाल भी सकते थे। तुम चाहते तो मिल माधव से युक्ति निकाल भी सकते थे। तुम और माधव मिलकर के महाभारत टाल भी सकते थे। तुम और माधव मिलकर के महाभारत टाल भी सकते थे। और अगर समय पर मुंह खुलता, मतभेद बड़े ना हो पाते, भाई भाई के आगे सीना खोल खड़े ना हो पाते। दुर्योधन पर अगर द्रौपदी अट्टहास नहीं करती, और अंधे का अंधा कह करके वो परिहास नहीं करती। उन दोनों देवर भाभी को गर तुमने समझाया होता, रक्त रंजित धरा न होती, ये मौका आया ना होता। उन दोनों देवर भाभी को गर तुमने समझाया होता, रक्त रंजित धरा न होती, ये मौका आया ना होता। और राजकाज को डसने वाले, राजकाज को डसने वाले घर के सांप नहीं पाए। महाभारत की पद चापों को क्यों तुम भांप नहीं पाए। अब भीष्म पितामह कहते हैं मैं अकेला दोषी नहीं हूँ, दोषी तो भगवान कृष्ण भी हैं। तो मैं मानता हूँ उनकी बात को, वो भी दोषी हैं। लेकिन हाँ केशव भी दोषी हैं। हाँ केशव भी दोषी हैं। वो भी सब कर सकते थे, लेकिन तुम तो कुल के थे, कुल की खातिर मर सकते थे। लेकिन तुम तो कुल के थे, कुल की खातिर मर सकते थे। और एक बहुत बड़ी बात आप बताना चाहूँगा कि अगर ये तय ना होता कि भीष्म पितामह दुर्योधन साथ रहेंगे, तो दुर्योधन युद्ध न करता। मैंने लिखा है कि सदा रहोगे साथ तुम नृप के, सदा रहोगे साथ तुम नृप के। जो ये भी तय ना होता, तो लिख कर ले लो दुर्योधन, लड़ने को तन में ना होता। लिख कर ले लो दुर्योधन, लड़ने को तन में ना होता। और प्रलय होने दिया युद्ध यूं ही बस, होने दिया युद्ध यूं ही बस। कुछ भी खास नहीं किया, प्रलय रोकने को तुमने कोई प्रयास नहीं किया। प्रलय रोकने को तुमने कोई प्रयास नहीं किया। और चंद्रवंश रक्षित है अब तक, तुम ही बस आधार हो। महाभारत के दोषी हो और तुम ही जिम्मेदार हो। महाभारत के दोषी हो। महाभारत, महाभारत चाहे घर की हो चाहे बाहर की। और जहाँ तक हम अपने हिंदू ग्रंथों के हिसाब से महाभारत को जानते हैं, तो उसमें जाने कितने, अगर पीछे की कहानी पे जाएं तो पता नहीं कितने ही दोषी होंगे। लेकिन विकट जी ने बहुत ही खूबसूरती से ये बताया कि महाभारत के पीछे कौन कौन दोषी हैं। उसमें उन्होंने भीष्म जी का जिक्र किया, जो कि बहुत ही, क्योंकि परिवार का जो मुख्य सदस्य होता है उसकी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो महाभारत आया और गया, और आगे ना हो ऐसी घटनाएं, ये हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं या हम चाह सकते हैं। इसके साथ ही इस महाभारत के बाद बुलाना चाहूँगी हरकीरत सिंह जी को, जो कि ग्रेटर नोएडा से आए हैं। और हाल ही में उनकी अभी एक पुस्तक छपी है जिसका नाम है चिकनी चुपड़ी। तो देखिए आज की कविता में वो क्या कहना चाहते हैं, आइए सुनते हैं हरकीरत सिंह जी को। तालियों से स्वागत करते हैं। शुक्रिया। मैं अपनी पहली कविता पेश करता हूँ, जिसका शीर्षक है कितनी सुंदर लगती हो अम्मा इस लिबास में। कितनी सुंदर लगती हो अम्मा इस लिबास में। मैंने ये कविता एक चित्र को देख के लिखी थी, जिसमें एक बहुत ओल्ड लेडी है, चेहरे पे झुर्रियाँ हैं, वाइट साड़ी पहनी हुई है और बहुत सौम्य लग रही थी वो। तो पहली लाइन मेरे दिमाग में वही आई कि कितनी सुंदर लगती हो अम्मा इस लिबास में। तो बाकी फिर मैंने कविता उसी पे बनाई है। तो मैं पेश करता हूँ। कितनी सुंदर लगती हो अम्मा इस लिबास में, झुर्रियाँ नदियाँ सी बहती चेहरे के तेरे प्रवास में। चांदनी से धुली लगती हो चांद की बरसात में, चांदी जैसे कि सुंदर केश तेरे मानो है नागिन सपेरन के वश में। कितनी सुंदर लगती हो अम्मा इस लिबास में। आध्यात्मिक सीरत की लगती हो, संस्कृति की मूरत लगती हो, सौम्यता की देवी भी लगती हो, मायावी सी लगती हो। कितनी सुंदर लगती हो अम्मा इस लिबास में। उम्र संग संग तुम चली बहुत दूर तक चली, उम्र संग संग तुम चली बहुत दूर तक चली, सब रह गए दंग तू ऐसी चली।
बांट खुशियाँ असीम पतंग सी तू उड़ी, होके साधारण असाधारण संग जा तू जुड़ी, सब गम और खुशी इस जुड़ने में, इस उड़ने में, कितनी सुंदर लगती हो अम्मा इस लिबास में। लिबास तेरा भी मुस्काता, गरिमा तेरी है दिखलाता, तेरे होने के आभास में। लिबास तेरा भी मुस्काता, गरिमा तेरी दिखलाता, तेरे होने के आभास में, तुम कितनी सुंदर लगती हो अम्मा इस लिबास में। तुम कितनी सुंदर लगती हो अम्मा इस लिबास में। मेरी दूसरी कविता है जिसका शीर्षक है हाँ मैंने दुनिया देखी है। ये प्रेमी और प्रेमिका के बीच का एहसास है, जिसमें प्रेमिका अपने अंदाज में जैसे दुनिया देखती है प्रेमी के साथ, उसके ऊपर चंद लाइनें मैंने पेश की हैं, तो मैं पेश करता हूँ। हाँ मैंने दुनिया देखी है, हाँ मैंने दुनिया देखी है देखी दुनिया मैंने। हाँ समुंदर के किनारे जब जब उसके कंधे पर टिका, समुंदर के किनारे जब जब उसके कंधे पर सर टिका, आँख मूंदी है दुनिया मैंने देखी है। एकांत में जब जब उसने चोटी मेरी गूंदी है, दुनिया मैंने देखी है। प्यार से जब जब मैंने ठोड़ी अपनी उसके सीने में खुबोई है, दुनिया मैंने देखी है। ढलते सूरज की किरणों को मेरे माथे पर जब जब उसने चूमा है, दुनिया मैंने देखी है। ठंडी बयार सोंधी खुशबू महक मेरी उसमें उसकी मुझ में बहकी है, दुनिया मैंने देखी है। पैर में मेरे चुभा कांटा निकाल उसने जब उसे चूमा है, दुनिया मैंने देखी है। मैं बात करती हूँ हम दोनों के आत्मीय मिलन की दुनिया की, जी हाँ बस यही दुनिया मैंने देखी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत ही खूबसूरती से हरकीरत सिंह जी ने अपनी दोनों ही कविताओं का उल्लेख किया। पहली कविता में उन्होंने बताया कि किस तरह से, कितनी खूबसूरती से उन्होंने एक साधारण सी बुजुर्ग महिला दिखने वाली जो साधारण से लिबास में है उसका विवरण दिया, और दूसरे में दुनिया तो हम सब ने देखी है, आपने हमने, लेकिन उन्होंने अपने शब्दों में जो बताया कि दुनिया कितनी खूब अपने एक्सपीरियंसेस, तो वो बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने पेश किया। तो इसके बाद हम चलते हैं सीमा कौशिक जी की तरफ, जो कि आई हैं सीमा कौशिक मुक्त जी, जो कि फरीदाबाद से आई हैं और अपनी एक कविता सुनानी चाहती हैं, जो कि इनकी कविता का जो टॉपिक है, जो शीर्षक है, वो बहुत ही मुझे रोचक लगा। वो चाहता है कि तू पानी हो जा। इनकी कविता का जो शीर्षक है वो चाहता है कि तू पानी हो जा। तो देखते हैं क्या कहना चाहती हैं अपनी कविता के माध्यम से कौशिक जी। बहुत बहुत शुक्रिया। वो चाहता है तू पानी हो जा। वो चाहता है तू पानी हो जा, उसके हर लफ्ज़ का मानी हो जा। जाम दरिया कभी समंदर बन, जाम दरिया कभी समंदर बन, उसकी खुशियों की जुबानी हो जा, उसकी खुशियों की जुबानी हो जा। वो चाहता है तू पानी हो जा, उसके हर लफ्ज़ का मानी हो जा। मंदिर के घंटे अजान मस्जिद की, मंदिर के घंटे अजान मस्जिद की, सूर कबीर की मृदु वाणी हो जा। अपनी कद्र कर संवार लो खुद को, अपनी कद्र कर संवार लो खुद को। फितरते इंसानी हो जा, फितरते इंसानी हो जा। वो चाहता है तू पानी हो जा। शुक्रिया। किसी की पीड़ा का बन जा मरहम, किसी की पीड़ा का बन जा मरहम। हो सुखदंत वो कहानी हो जा, हो सुखदंत वो कहानी हो जा। जग में बहुत हैं दर्द बांटने को, जग में बहुत हैं दर्द बांटने को। खुशी बांट उसी का सानी हो जा, खुशी बांट
उसी का सानी हो जा, वो चाहता है तू पानी हो जा, उसके हर लफ्ज़ का मानी हो जा। सुन इस दर्द को यूं नुमाया ना कर, सुन इस दर्द को यूं नुमाया ना कर, सबको कर माफ़ अनजानी हो जा, सबको कर माफ़ अनजानी हो जा। क्या मिला मुक्त करी दुनियादारी, क्या मिला मुक्त करी दुनियादारी, जोड़ तार रब से रूहानी हो जा, जोड़ तार रब से रूहानी हो जा। वो चाहता है तू पानी हो जा, उसके हर लफ्ज़ का मानी हो जा। और एक नारी समर्थक हूँ, नारी विमर्श पर एक पुस्तक लिख चुकी हूँ और एक दोहा आपके सामने रखती हूँ कि दुनिया में दो ताकतें, दुनिया में दो ताकतें, कलम और तलवार, कलम और तलवार, बोल कौन इनसे बड़ी वो ताकत है नार, बोल कौन उनसे बड़ी वो ताकत है नार। और इसको आगे कहती हूँ कि कलम संग हो नार तो, कलम संग हो नार तो रह सदा होशियार, देखे घर बाहर सभी बनी सुप्रीमो यार, बनी सुप्रीमो यार। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। शुक्रिया। बेहतरीन, इन्होंने 2 कविताएं सुनाई और दोनों ही बहुत खूबसूरती से सुनाई। एक कवित्री हमारे बीच में और हैं जो हमारे बीच में पधारी हैं बड़ी दूर से, रीवा मीना महेश्वरी जी संजीदगी वाली कविता करती हैं। जरा जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। मंच पर आसीन सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम करती हूँ। और मैं मीना माहेश्वरी रीवा मध्य प्रदेश से आपके समक्ष अपनी एक प्रकृति से संबंधित एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है बरसात में भीगता अंतर्मन। एक गीत है, स्वागत। तो आइए सुन। सौंधी सौंधी खुशबू शीतल मंद बयार, तन मन सुध बुध खो बैठे, तन मन सुध बुध खो बैठे, रिमझिम बारिश बौछार, प्यासी धरा के शुष्क होठों पर, प्यासी धरा के शुष्क होठों पर, स्निग्धता लालिमा पर, हरिती माँ के आहट की गूंज, हरिती माँ के आहट की गूंज, पायल सी नन्ही बूंदों की झनकार, वृक्ष तरुवर झूमते, वृक्ष तरुवर झूमते, सरवर की अदा निराली है, वृक्ष तरुवर झूमते, सरवर की अदा निराली है, मन किस लय को चूमती, तन चातक ने प्यास बुझा ली है, यूं ही बरसो घन घोर घटा, यूं ही बरसो घन घोर घटा, बन खुशियों की सतरंगी छटा, यूं ही बरसो यूं ही बरसो घन घोर घटा, बन खुशियों की सतरंगी छटा, हर मन हर तन पुलकित हो, हर मन हर तन पुलकित हो, हरियाली आच्छादित हो धरा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे मीना, हरियाली बहुत अच्छे मीना, बहुत अच्छे मीना, आच्छादित हो धरा, बरसात में भीगता अंतर मन, बरसात में भीगता अंतर मन, लिए पिया मिलन की आस, बरसात में भीगता अंतर मन, लिए पिया मिलन की आस, आ जाओ
आ जाओ बेदर्दी बलमा, आ जाओ बेदर्दी बलमा, तुम बिन जिया उदास, बन हरियाली तुम आ जाओ, बन हरियाली तुम आ जाओ, विरह वेदना हर लो, महका दो कंगना कजरा गजरा, महका दो कंगना कजरा गजरा, बनने हमें है तुम भर दो, बनने नेह तुम भर दो, सौंधी सौंधी खुशबू, सौंधी सौंधी खुशबू, शीतल मंद बयार, तन मन सुध बुध खो बैठे, तन मन सुध बुध खो बैठे, रिमझिम बारिश बौछार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मीना जी। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि जिस प्रकार आपने कवित रखा, और सबसे बड़ी बात है कवित के साथ गेयता की दृष्टि से आपकी रचना बड़ी उत्कृष्ट थी, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप जल्द दोबारा सतमोला कवि चौपाल में आप आते रहें। और अब इस नारी से हटकर हम चलते हैं इंदु मिश्रा किरण जी, जो दिल्ली से ही आई हैं, शायरा हैं, कवियत्री हैं और शिक्षिका भी हैं। तो जानते हैं आज ये हमारे सामने क्या पेश करना चाहती हैं, आइए सुनते हैं। नमन करती हूँ मंच को, माँ शारदे को नमन करते हुए चंद पंक्तियाँ रखती हूँ, उसके बाद एक गज़ल रखूँगी कि मैं रोज़ मर रही हूँ हिफाजत के नाम पर, मैं रोज़ मर रही हूँ हिफाजत के नाम पर, हर रोज़ लुट रही हूँ शराफत के नाम पर, हर रोज़ लुट रही हूँ शराफत के नाम पर, जीने का हक मिलेगा मुझे अब न जाने कब, जीने का हक मिलेगा मुझे अब न जाने कब, टुकड़ों में क्यों बटी हूँ मोहब्बत के नाम पर, टुकड़ों में क्यों बटी हूँ मोहब्बत के नाम पर। और गज़ल रखती हूँ कि न जाने क्यों बेकल सितारे हुए हैं, न जाने क्यों बेकल सितारे हुए हैं, लगा जैसे खुद को वो हारे हुए हैं, लगा जैसे खुद को वो हारे हुए हैं। और शेर देखें कि चले एक दूजे को अपनी सुनाएं, चलो एक दूजे को अपनी सुनाएं, मोहब्बत के दोनों ही मारे हुए हैं, मोहब्बत के दोनों ही मारे हुए हैं। और अगला शेर देखें कि दिलों से मोहब्बत की जलधार फूटे, दिलों से मोहब्बत की जलधार फूटे, बदन पर नदी के किनारे हुए हैं, बदन पर नदी के किनारे हुए हैं। और अगला शेर देखें कि परिंदा मोहब्बत का कैसे बचेगा, परिंदा मोहब्बत का कैसे बचेगा, यहाँ हर तरफ ही शरारे हुए हैं, यहाँ हर तरफ ही शरारे हुए हैं। और अगला शेर देखें कि नहीं है हकीकत में बदलाव कोई, नहीं है हकीकत में बदलाव कोई, फकत शोर है और नारे हुए हैं, फकत शोर है और नारे हुए हैं। और अगला शेर देखें कि जो आवारा भटके हैं पानी पे अक्सर,
जो आवारा भटके हैं पानी पे अक्सर, वही आज तिनके सहारे हुए हैं। धन्यवाद। वही आज तिनके सहारे हुए हैं। और मक्ति का शेर रखती हूँ कि ज़माने को हमने हराया किरण है, ज़माने को हमने हराया किरण है, मगर ख्वाज खुद से ही हारे हुए हैं, मगर आज खुद से ही हारे हुए हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। सतमौला कवियों की चौपाल में आज वीडियो सेगमेंट में जिनका हम जिक्र करेंगे और जिनको हम बुलाएंगे वह होती हैं हिमांशु जैन। आप पधार रही हैं वीडियो सेगमेंट के जरिए इंदौर से। जोरदार ताली के साथ हिमांशु जैन जी का हम स्वागत करें। नमस्कार। सतमौला कवियों की चौपाल मंच पर मां अहिल्या की पावन नगरी इंदौर से मैं हिमांशु जैन मीत समस्त मंच को सादर नमन करते हुए प्रस्तुत कर रही हूँ अपनी रचना। कर आए हर दुख का तर्पण, भाव बिसारे छूटी धड़कन, और रेंग रहा था आत्मधरा पर, त्याग के चुली जैसे तन मन। कर आए हर दुख का तर्पण, हर पलड़े पर सत्य को तौला, झूठ से फिर भी रहा बोला। सांझ पड़े नित घर को लौटा, मन था बड़ा आदमी छोटा। आंखों ने आंसू न बहाए, मन दर्पण ने पटना खोला, और जमाने के कदमों में कर बैठे हम आत्मसमर्पण। कर आए हर दुख का तर्पण, भाव बिसारे छूटी धड़कन। और तन अंगारों सा जलता है, मन परवश न कोई चलता है। दर्द मेरा वो समझ न पाया, जो था मेरे मन का साया। और कड़ी धूप में रहा भटकता, वो साया मन को छलता है। पीड़ा मेरी समझ न पाया, इस दुनिया का कोई दर्पण। कर आए हर दुख का तर्पण। और पाप पुण्य के कर्म को काटा, दुख को छिपाया सुख को बांटा। सुख में जितने साथी पाए, दुख में सारे छोड़ के जाए। रीत गया जब सुख जीवन से, शूल सी चुभती है हर तड़पन। कर आए हर दुख का तर्पण, भाव बिसारे छोटी धड़कन। रेंग रहा था आत्मधरा पर, त्याग के चुली जैसे तन मन। त्याग के चुली जैसे तन मन। एक अन्य रचना मंच के समक्ष रखती हूँ, जिसका उन्वान है तुम बिन गीत नहीं लिख पाऊं। उजले पथ के मीत हुए तुम, अंधियारों ने मुझको पाला। चिर संचित जीवन भावों ने मेरे मन में रखा उजाला। लेकिन डूब रही अब सांसें, किसको अपना दर्द सुनाऊं। तुम बिन गीत नहीं लिख पाऊं, तुम बिन गीत
बदली तुमने प्रेम की हाला, रीता मेरे मन का प्याला। टूटे किरचे शूल से चुभते, कितने रोज बबूल हैं उगते। कैसे उनसे खुद को बचाऊं, तुम बिन गीत नहीं लिख पाऊं। एक दंश 100 शूलों सा है, स्वप्न दुशाला फूलों सा है। कस्तूरी चंदन की महक ने, कस्तूरी चंदन की महक ने मेरा जीवन साँचा ढाला। टूट चुका है अब वह साँचा, प्रेम की मूरत कैसे बनाऊं, तुम बिन गीत नहीं लिख पाऊं, तुम बिन गीत नहीं लिख पाऊं। अंतिम प्रहर है जीवन पथ का, अंतिम प्रहर है जीवन पथ का। टूटा है हर पहिया रथ का। पंख लिए तुम उड़े गगन में, हार गया मैं प्रेम के रण में। दूर क्षितिज के पार हुए तुम, नयन निमीलित देख न पाऊं, तुम बिन गीत नहीं लिख पाऊं, तुम बिन गीत नहीं लिख पाऊं। सादर सविनय मंच को आभार कि आपने मेरा रचनाओं को सुना और उन्हें सराहा। धन्यवाद।
प्रमुख रूप से हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि श्री अमित राय जैन, डॉक्टर अमित राय जैन जी हमारे बीच में हैं। अमित राय जैन जी सतमोला कवियों की चौपाल से पूर्व में परिचित हैं, क्योंकि आजकल डेट में जो ज़माना है वो है किसी भी चीज़ को अपनी ओर से फैलाना। वैसे तो कुछ लोग रायता फैलाने में मशहूर होते हैं, हम अपने सद्विचार फैलाने में काम करते हैं। वो रायता फैलाने के लिए केजरीवाल जी याद किए जाएंगे और सद्विचारों को फैलाने के लिए, प्रसारित करने के लिए सतमोला कवियों की चौपाल एक पृष्ठ बन चुका है। तो मैं सद्विचारों से आप परिचित हो चुके हैं। अमित राय जैन जी, आपसे मैं निवेदन करूंगा, आपने सतमोला कवियों चौपाल को नज़दीक से आप जान चुके हैं, तो आपसे मैं चाहूँगा सतमोला कवियों चौपाल के लिए आप अपनी शुभकामनाएं हमें प्रदान करें। सतमोला कवियों चौपाल में अमित राय जैन जी। सतमोला कवियों की चौपाल एक ऐसा मंच है कि जिसके नज़दीक आकर के मैं महसूस करता हूँ कि कवि और कविता का संपूर्ण वैश्विक स्तर पे प्रचार प्रसार अगर हो और इस रूप में हो कि राष्ट्रवादियों को नेशनलिज्म और सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा के रूप में हो, तो उसके लिए अगर अहम रोल माना जाएगा, सार्थक प्रयास माना जाएगा, तो सतमोला कवियों को चौपाल का 2 दशकों का ये सफ़र अपने आप में सार्थक है। और हजारों कवियों ने इस मंच के माध्यम से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शिखर को छुआ है। और मेरी शुभकामना है सतमोला कवियों की चौपाल के लिए और हमारे प्रिय मित्र आदरणीय भाई प्रवीण आर्य जी के लिए कि वो इसी प्रकार से आगे बढ़ें, क्योंकि कविता का जो भव्य रूप है वो बहुत लोगों को प्रेरित करता है और समाज के हर वर्ग के लोगों को कवि और कविताओं का जो सार्थक चिंतन है वो उनको उबारता है, उनके दुख से, उनकी परेशानियों से। और मुझे यह बात कहने में बड़ा गौरव महसूस होता है कि सतमोला कवियों की चौपाल आज भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों के विभिन्न जिलों और छोटे छोटे उन गांवों में व्याप्त कवियों को एक मंच प्रदान करने का सफल प्रयास कर रहा है, जो कि ऐसे मंचों की ओर देख करके कभी सपना देखते थे कि क्या हम टीवी पर आ पाएंगे, क्या हम इस तरह के मंचों पर कभी देखे जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसा अत्यंत सफल प्रयास हमारे सतमोला कवियों की चौपाल ने प्रस्तुत किया और इसके लिए जो भी इसके संचालक हैं, साधना टीवी है, साहित्य परिषद के अंतर्गत संचालित सतमोला कवियों की चौपाल को पुनः मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। इतिहास, पुरातत्व आदि विषयों पर भी आज चर्चा हुई और कवि और कवियों का जो मंच है वो अपने आप में इस भारत की संस्कृति को, सांस्कृतिक धरोहर को बचाने का प्रयास अपने इस रूप में कर रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद। अब मैं सतमोला कवियों की चौपाल में, जैसे अमित राय जैन जी ने अपनी शुभकामना दी उज्जवल भविष्य के लिए, सतमोला कवियों की चौपाल नहीं होती यदि इसके साथ सतमोला ना होता। आज सतमोला और कवियों की चौपाल एक दूसरे के पूरक हैं। 20 वर्ष का साथ है, 21 वर्ष में हम 15 अगस्त में 21 वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे सतमोला कवियों की चौपाल के संरक्षक, सतमोला ग्रुप के चेयरमैन, आप इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं और अगर कहूँ तो आप इस कार्यक्रम के सारथी हैं। तो मैं ऐसे अपने बड़े भाई, मित्र, सखा श्री अनिल कुमार मित्तल जी को शुभकामना प्रस्तुत करने के लिए और नवांकुर लोगों को प्रेरित करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री अनिल कुमार मित्तल जी। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा प्रवीण आर्य जी के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था।
तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी मित्र आते रहे हैं 20 वर्ष से। कहाँ से चले थे, किसी शायर ने कहा है वो एक विसंगति देती है, लेकिन यहाँ मैं आपको सकारात्मकता दे रहा हूँ। कहाँ से चले थे हम चले थे 15 अगस्त 2004 से मात्र 4 कवियों से। पहली वरिष्ठ कवित्री थी डॉक्टर सरोजनी प्रीतम, उनका आशीर्वाद आज तक है। और सतमोला कवियों की चौपाल एशदेन संस्थान सतमोला का एक ही प्रयास है, हम संबंध एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, अनंत काल का हम चाहते हैं और बनाते हैं। मात्र आप आज टीवी शो पे आए, कल कविता पाठ करके आप भूल गए। आज जो लोग हमारे साथ पहले कभी 20 वर्ष पहले नवांकुर के रूप में थे, आज उनमें से 1000 से ज़्यादा कवि, 15,000 में से 1000 से ज़्यादा कवि आज स्थापित कवि हो चुके हैं। आप आज नवांकुर के रूप में आ रहे हैं, कल आप स्थापित कवि के रूप में आएंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि जब हम सतमोला कवियों की चौपाल में आप लोगों का चयन करते हैं तो हम भी आपके अंदर कुछ देख के करते हैं। और हम तो साहित्य के अगर कहो तो हम वो पक्षी हैं, चिड़िया हैं कि जो हम कूड़े में से भी अनाज का दाना चुन लेते हैं। अगर हम बुरा देखने लगेंगे तो बहुत बुरा देखने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, और अच्छा देखने के लिए आपको अपनी नज़र ठीक रखनी पड़ती है, आपकी दृष्टि नज़र ठीक रखनी पड़ती है। तो वो काम सतमोला कवियों की चौपाल के जो चयन करता है वो रखते हैं। आपने देखा भी होगा ऐसी रचनाएं केवल ये हिंदी का कार्यक्रम नहीं है, ये सभी भारतीय भाषाओं का है, चाहे वो अवधि का है। अगर कभी मौका मिला तो हम अमित राय जैन जी को दोबारा बुलाएंगे, जो राधे श्याम रामायण मेरठ क्षेत्र में, पूरा क्षेत्र में होती है, वो कोरवी शैली में। तो कहने का मतलब ये है कि केवल सतमोला कवियों की चौपाल केवल हिंदी भाषा नहीं, सभी भारतीय भाषाएं, आंचलिक बोली, खड़ी बोली सब में होता है। यदि आप हमारे कार्यक्रम को देखते देखते या कवि सम्मेलनों को सुनते सुनते और ख़ासकर हमारे कार्यक्रम को देखते हुए अगर आपके मन के अंदर भी भाव आते हैं, आप जिसको बोलते हैं तुकांत या काफियों से आप प्रारंभ करते हैं, कविता का प्रारंभ काफियों से होता है, तुकांत से होता है, किंतु आप एक साहित्य की एक विधा को बोल रहे हैं, वह है टिप्पणी। अगर आप कविता को सुन सुन करके कोई आपके मन में टिप्पणी भी आती है तो आप व्हाट्सएप के द्वारा आप हमें भेज सकते हैं, आप अपनी राय भेज सकते हैं। यदि आप सतमोला कवियों की चौपाल में लंबे समय तक जुड़ना चाहते हैं, 5 वर्ष की न्यूनतम हमारी सदस्यता होती है, उससे जुड़ना चाहते हैं, तो आप टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 से आप हम जुड़ें। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, तुरंत आपकी जिज्ञासाओं को शांत करेगी। और आप इस टीवी से नहीं जुड़ते, एक आप अपने बृहद परिवार से जुड़ते हैं और आप निरंतर 5 वर्ष में 10 बार आप काव्य पाठ करते हैं। ये हम आपको प्रामाणिकता के साथ आपको हम आमंत्रण दे रहे हैं। तो सतमोला कवियों की चौपाल से जुड़ें, आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने, इस परिवार का हिस्सा बने। मिलते हैं अगले रविवार सतमोला कवियों की चौपाल में श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों के साथ। नमस्कार। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।